चलिए, तो हम आ गए अपने दोनों सर्वर्स पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, जैसे कि यूज़र ऐड करना, एडमिन कैसे बनाना है, कंप्यूटर नेम कैसे चेंज करना है, आईपी एड्रेस कैसे डालना है, अपडेट कैसे करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जैसे पिंग वगैरह करना है, बस यही पहले सीखेंगे। उसके बाद डीएनएस की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जैसे मेरा लिनक्स है तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा। तो मेरा यूज़र नेम मैं डालता हूँ और मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, मैं लॉगिन हो गया इस पर। सेम इसी तरह विंडोज़ पे लॉगिन करना है तो मुझे डायरेक्ट पासवर्ड डालना है। तो ये मेरा विंडोज़ का 2019 सर्वर है और ये उबंटू का मेरा 24 जो है हमारा, ये वो है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैं लॉगिन हुआ हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटर से हुआ, मतलब रूट, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैं लॉगिन हुआ हूँ मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही हुआ हूँ। अगर यहाँ पे मैं किसी लोकल यूज़र से होता या बिना एडमिन प्रिविलेजेस के होता तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो काम है वो मैं नहीं कर पाता। बिल्कुल सेम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ करना चाहूँगा, जैसे मैं कहता हूँ एप्ट, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एप्ट इंस्टॉल अपाचे 2, ये देखिए, क्योंकि ये एडमिन नहीं है ना। अगर ये एडमिन होता तो ये इंस्टॉल कर पाता अपाचे जो सर्वर है उसको, तो यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी डिफरेंस है दोनों में, कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मिल जाता है और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, है ना। तो उसका तरीका वही मैं जो आपको बताया था, sudo -i या sudo su। पासवर्ड आपको देना होगा एक बार और। तो ये मैं बन गया एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब रूट, दोनों सर्वर्स में। अब जैसे सर्वर मैनेजर है ये मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, तो ये मैंने बंद कर दिया। अब हमें देखना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस पे यूज़र कैसे बनाएं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूज़र ऐड लिख के, अगर मैं यूज़र का नाम दूँ, सॉरी वो होता है ऐड यूज़र, आई थिंक होता है ओनली 1 और 2 नेम्स अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड यूज़र होगा और नाम मैं देता हूँ जैसे कि प्रेम। ये देखिए ये क्या कह रहा है, एडिंग यूज़र एज प्रेम। ये उसका यूआईडी मतलब यूज़र आईडी और जीआईडी मतलब 1000 से लेके 59,999 के बीच में होगा जीआईडी और इसका यूज़र आईडी। ठीक है, ग्रुप ऐड कर रहा है, नया ग्रुप बना रहा है, प्रेम नाम का ग्रुप बना रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया नहीं कौन से ग्रुप में इसको ऐड करना है। तो जो यूज़र नेम होता है उसी का ग्रुप बना देता है ये। तो 1001 मतलब 1001 इसका ग्रुप आईडी होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये एक होम डायरेक्टरी भी बना रहा है, मतलब स्लैश होम के अंदर जितने भी हमारे यूज़र्स हैं स्लैश होम के अंदर ही जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेम नाम का एक डायरेक्टरी भी बना रहा है। और कुछ फाइल्स होते हैं जो ज़रूरत होते हैं, तो ETC स्केल के अंदर वो डाल रहा है उसको। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पासवर्ड डाल दो बोल रहा है, पासवर्ड तो डालने के बोलेगा ही। तो ये मैं एक बार पासवर्ड सेट कर देता हूँ, फिर रिटाइप के लिए बोलेगा। ये अब कुछ और डिटेल मांग रहा है, फुल नेम क्या है, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर कुछ नहीं चाहिए, अदर कुछ नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यस। तो ये मैंने यूज़र नेम बना लिया। यहाँ बोल रहा है एडिंग न्यू यूज़र एज प्रेम, सप्लीमेंटल, एक्स्ट्रा ग्रुप्स, यूज़र्स और एडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़र बना दिया। विंडोज़ में कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए या तो आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे चले जाएं, जैसे हम नॉर्मल विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, विंडोज़ 10 के अंदर ऐसे बनाते हैं, आप यहाँ पे वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये एडमिनिस्ट्रेटर था मेरा, जिससे मैं भी लॉगिन हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटर ही इसमें लॉगिन बना पाएगा, मतलब नया यूज़र क्रिएट कर पाएगा। तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है मुझे,
यहाँ पे यूज़र नेम प्रेम, ठीक है, फुल नेम आप दे सकते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप कमांड से काम कर रहे हो और यहाँ पे आप GUI में काम कर रहे हो। तो विंडोज़ थोड़ा सा इजी है इस मामले में। ये अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बोलेगा ये कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग ऑन, मतलब जो मैं यूज़र बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे वो लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, मतलब अगर मैं ये चेक कर देता हूँ तो जो यूज़र है कभी अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये आपके हिसाब से है कि आप कैसा यूज़र बना रहे हैं। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, जैसे विंडोज़ के अंदर होता है कि 45 डेज़ में या 90 डेज़ में अपने आप ये एक्सपायर हो जाता है पासवर्ड, बार बार आपको चेंज करने के लिए बोलेगा, सिक्योरिटी के लिए होता है ये। तो फिलहाल मैं ये भी नहीं चाहता। अकाउंट डिसेबल, मान के चलो पहले से कोई यूज़र आपने बना रखा है, आप चाहते हो कि जो यूज़र है उसको डिसेबल कर दें, तो ये डिसेबल के भी काम आता है। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस क्रिएट पे क्लिक करूँगा और ये क्लोज़ कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरा यूज़र आ गया। अब ये यूज़र और ये यूज़र ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, दोनों में का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो आपको दिखेगा मैं किस ग्रुप का मेंबर हूँ। तो ग्रुप का मेंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यूज़र्स का मैं मेंबर हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा परमिशन नहीं है इसमें, जैसे इसमें है। तो अब मुझे क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, या तो मैं यहाँ पे ग्रुप ऐड कर दूँ, यूज़र पे जाके, यूज़र पे गया मैं, मेंबर ऑफ में है ना, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, या मुझे ग्रुप का नाम पहले से पता है तो मैं डायरेक्ट ग्रुप का नाम डाल दूँगा। नहीं तो एक और तरीका है, एडवांस पे आप जाओ और यहाँ पे जितने भी ग्रुप है उसको फाइंड कर लो। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, सबके अलग अलग काम है और सबके अलग अलग यूज़ करने का तरीका है। जैसे RDS डेस्कटॉप यूज़र्स है ना, इसमें आपको तब डालना पड़ेगा जब रिमोटली आप इस यूज़र को इस सिस्टम में कनेक्ट करवाना चाहते हो या वो कर पाए रिमोटली काम किसी और सर्वर्स पे। तो ऐसे बहुत सारे इसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दूँ, तो ये मैंने किया, ओके पे क्लिक किया, ये मेरा आ गया ग्रुप। अब मुझे क्या करना है, इस पर ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यूज़र्स भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। जरूरी नहीं है, आप चाहे तो यूज़र्स को हटा सकते हैं, बाकी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको ओके कर दूंगा। अब क्या हो गया, जो ये जो यूज़र है मेरा, ये अब बन गया एडमिनिस्ट्रेटर। अब यही चीज़ हम लाइनेक्स में देखते हैं कि लाइनेक्स में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे यूज़र्स कहाँ पे हैं। तो एक इसका एक और तरीका है, कैट, जैसे मैंने बताया था, कैट जो है किसी भी फाइल के अंदर का जो कंटेंट सिर्फ दिखाने का काम करता है। कैट ETC passwd। अब ये जो फाइल है ना, फाइल होता है passwd, ठीक है, इसके अंदर पूरे यूज़र्स होते हैं, उसके ग्रुप्स होते हैं, उसका जो होम डायरेक्टरी वगैरह होता है, उसके पूरा इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। मतलब टेक्स्ट के अंदर से ही आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहे हो। आप ये देखो, आपको कोई बड़ा इसका प्रोग्राम नहीं है, एक छोटा सा एक आपके पास एक फ़ाइल है, उसके अंदर ही आप सब पता कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रूट जो है इसका, रूट के बाद $X लिखा है, फिर 00 लिखा है रूट, फिर उसका जो होम डायरेक्टरी लिखा है, कमांड क्या चलेगा, ये सब लिखा है। तो ऐसे आप बिल्कुल नीचे में देखोगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये तो मेरा लिखा हुआ है, मैं जो भी यूज़र बनाया ना उसका लिखा हुआ है। तो इसका यूज़र जो है UID था वो है 1001 और ग्रुप ID वो भी 1001 है। फुल नेम है प्रेम। आगे मैंने उसका जो /home/प्रेम लिखा है, ये आपका होम डायरेक्टरी है और आगे जो कमांड है वो bin bash है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यूज़र बन गया। नेक्स्ट हमें कोशिश करना है इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का। तो उसका होता है यूज़र मोड -a-g और जो ग्रुप है, G ग्रुप के काम आता है सूडो। जैसे मान लो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप था ना, ऐसे ये ग्रुप का नाम है सूडो। तो उसको मैं क्या करूँगा, प्रेम, ये देखिए ये कमांड है, सिंपल सा कमांड है। यूज़र मोड मतलब यूज़र को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। AG जो है इसका आप कह सकते हैं कुछ पैरामीटर्स होगा जो इसको चेंज करने का काम आता होगा। सूडो ग्रुप है हमारा, कि सूडो ग्रुप में क्या कर दो, प्रेम को डाल दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कमांड था मेरे को, मतलब ये जो यूज़र है ये भी अब एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। अब मुझे मान के चलो कि विंडोज़ सिस्टम में इस यूज़र से लॉगिन करना है, तो मैं क्या करूँगा, चलो ये विंडोज़ में क्लोज़ कर देता हूँ।
अगर मैं साइन आउट करके मैं करूँ तो मेरा लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें भी वही है, आप यहाँ से चाहो तो सू करके मतलब स्विच यूज़र, सू यानी स्विच यूज़र, और ये करूँगा ना तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रूट यूज़र है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हमने इनेबल कर लिया था। कुछ नेटवर्क की सेटिंग्स भी होती हैं इसके अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं ubuntu में, ये भी हम देख लेते हैं एक बार। पहले इसके अंदर कुछ फाइल्स हुआ करते थे, मतलब इफ़ कन्फिग नाम का कुछ फाइल वगैरह होता था, उस पर कुछ आपको लिखने पड़ते थे आईपी वगैरह एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, और वो उसको जैसे सेव करेंगे और नेटवर्क को रीस्टार्ट करेंगे तो अपने आप हो जाता था। तो जब नए इसके वर्जन्स आए तो थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने नेट प्लान नाम का एक आप सॉफ्टवेयर कह लें, उसको इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो हम देखते हैं इसका। जैसे हम /cd करता हूँ मैं या रूट पे जाता हूँ, तो ये इसका ना पूरा इसका ट्री है। फाइल का जो भी है ना, फाइल सिस्टम रूट के अंदर ये सब पूरे फाइल्स होते हैं, तो इसके भी सब अलग अलग इससे काम है। जब लाइनक्स का हम पढ़ेंगे तो और भी इसके बारे में सब जानेंगे कि सब जितने भी हमारे ये फाइल सिस्टम है क्या क्या काम आते हैं। तो जितने भी कन्फिग्रेशन होते हैं ना, मोस्टली जितने कन्फिग्रेशन होते हैं वो आपको /etc के अंदर ही मिलते हैं, या यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखूँगा ना तभी से चलेगा। ये देखिए मैं etc में आ गया, यहाँ पे ls करूँगा तो मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनके सबके कन्फिग्रेशन आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था पहले कुछ और चलता था, नेटवर्किंग नाम का एक यहाँ पे फ़ोल्डर हुआ, मतलब अभी भी होगा, और उसके अंदर जाके आप कुछ फाइल्स वगैरह तो उसको एडिट करना पड़ता था। अब जो है नेट प्लान है, तो मुझे नेट प्लान के अंदर जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं नेट प्लान के अंदर आ गया, और ये मेरे पास कुछ कन्फिग्रेशन फाइल है। अब मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं कैट करूँगा, हमेशा कैट और 50। ये देखिए टैब मारा मैंने, आ गया। तो अभी जो मेरा नेटवर्क का कन्फिग्रेशन है वो है क्या, वो सिर्फ DHCP से चल रहा है। मैंने तो कोई IP तो दिया ही नहीं, DHCP4 लिखा है। आप देखेंगे DHCP4 जो है वो ट्रू है, मतलब वो सच है, मतलब DHCP ट्रू को, मतलब DHCP4 को इन्होंने ट्रू कर रखा है। इसका मतलब DHCP से ही IP ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो मेरा राउटर है या जो मेरा घर का जो मेरा राउटर है उससे डायरेक्टली IP ले रहा है। ठीक है, तो IP के लिए क्या कमांड था, IPA या इफ़ कन्फिग भी था। ये देखिए इफ़ कन्फिग, तो यहाँ पे ये मेरा IP है 192.168.1.10। तो ये इस तरीके से IP दिखाता है। चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, फिलहाल मैं भी चेंज नहीं करना चाहता, बस ये है कि आपको इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा, या इस फाइल को कॉपी करके आप नया एक कन्फिग्रेशन बना के भी आप उसको कर सकते हो, और जैसे नेट प्लान अप्लाई करोगे तो वो चल जाएगा। तो मतलब सिंपल करने की कोशिश किया गया है इसको। पहले आपको किसी एक फाइल में एडिट करना पड़ता था, उसके बाद नेटवर्किंग को पूरा रीस्टार्ट करना पड़ता था, अभी नेट अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपके फाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, और नेटवर्क को छेड़ेगा नहीं वो, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है। विंडोज़ में देख लेते हैं। विंडोज़ में बहुत सिंपल है, जैसे हम विंडोज़ 10 में करते थे। यहाँ पे हम जाएंगे ओपन नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, और इसके अंदर जो इथरनेट है आपका, चेंज अडेप्टर ऑप्शंस है, तो ये आपका अडेप्टर आ जाएगा, मतलब जो नेटवर्क का कार्ड होता है इसको अडेप्टर कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप IP वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं तो इस पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये अब इसमें भी क्या है, इसको भी ऑटोमेटिक कर रखा है, मतलब ये भी DHCP से ही ले रहा है अपने आप। मैनुअली करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस, यहाँ पे सबनेट मास्क, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे, और यहाँ पे DNS सर्वर्स, बस ये देखिए मुझे ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप नेटवर्किंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास और क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जो अपडेट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे अपडेट्स एंड सिक्योरिटी, जैसे देखिए अपने आप मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी अभी आ गए हैं, तो बैकएंड में भी चलता है, और चाहे तो आप मैनुअली इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा मैं तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपको आपके विंडोज़ अपडेट को। आप चाहें तो कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं एक्टिव आवर्स आप बता दें इसको, तो उस टाइम पे नहीं करेगा। एडवांस ऑप्शंस के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देगा कि अपडेट मुझे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट
इसके बारे में देगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लो बोलेगा, मीटर कनेक्शन पे करो बोलेगा, अपडेट नोटिफिकेशन भी बताओ बोलेगा, पॉज कर दो बोलोगे तो पॉज भी कर देगा ये। तो इस तरीके से इसको करते हैं। लाइनक्स में क्या होता है, हम करते हैं ऐप अपडेट। हाँ, बताता है ये कि उबंटू ये बताता है कि हाँ अपडेट्स अवेलेबल है, लेकिन उसको अपने आप नहीं करता, वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप चाहो तो सेट भी कर सकते हो, मर्जी है। तो ये अभी अपडेट हुआ है, मैं अब करूँगा ऐप अपग्रेड। तो अब ये क्या करेगा, ये अब अपग्रेड होगा ये। तो इस तरीके से जो भी नया सॉफ्टवेयर वहाँ पड़ा हुआ है वो अब ये इसमें आके अपग्रेड हो जाएगा। तो इसमें 2 आप कमांड डालो, आपका सिस्टम अपग्रेड। ठीक है, तो ईजिली मैनेजेबल है ये। ये अपग्रेड हो रहा है। इधर हम देख लेते हैं कि जो सर्विसेज वगैरह होते हैं उसको कैसे हम मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मोस्टली सर्विसेज जो होता है उसके अंदर जाते हैं। इसका एक शॉर्टकट है services.msc। तो माइक्रोसॉफ्ट के कंसोल को खोलेगा सर्विसेज वाला टैब। ये जब इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ तो ये देखिए, तो ये जितने भी सर्विसेज हैं इसको मैं रनिंग कराना है, मुझे रीस्टार्ट करना है या जो भी करना है, मैं यहाँ से इसको ग्राफिकली कर सकता हूँ। ठीक है, पावर शेल के थ्रू भी कर सकता हूँ, उस पर भी कमांड्स होते हैं। तो ये है सर्विसेज। अब लाइनक्स में क्या होता है, पहले एक बार इसका अपग्रेड देख लेते हैं। अपग्रेड तो कंप्लीट हो गया इसका। इसमें कमांड होता है सिस्टम CTL-T और इसके आगे सर्विस। ठीक है, ये देखिए, तो ये सर्विसेज का पूरा लिस्ट दे दिया है, क्या लोडेड है, क्या लोड नहीं हुआ है, उसके बारे में काफ़ी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कई इसके अंदर यूनिट फाइल्स होते हैं, उसको आप यहाँ पे इसी कमांड से देख सकते हैं। अब आपको जैसे किसी भी सर्विस को अगर रीस्टार्ट करना है, बंद करना है या डिसेबल करना है, तो कमांड का होता है सिस्टम CTL डिसेबल ओपन SSH, ऐसे कुछ कमांड होगा। ये डिसेबल करने काम आएगा। इनेबल का ENABL इनेबल ओपन SSH। तो मैं ओपन SSH जो मेरा सर्विस है उसको मैं बंद कर अभी इनेबल करना चाहता हूँ, तो ये ऐसे कमांड होगा। स्टॉप करना चाहता हूँ, स्टॉप कमांड, मतलब स्टॉप हो जाएगा चलते चलते, अभी स्टॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं विंडोज़ में, ये वैसे स्टॉप हो जाएगा, जैसे रीस्टार्ट होगा फिर से चालू हो जाएगा। इनेबल करेंगे तो सर्विस, जैसे जब भी आपको सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा था वो सर्विस आपको ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। डिसेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चालू नहीं होगा, फिलहाल के लिए डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपाचे का वेब सर्वर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप अपाचे इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टम CTL की मदद से मोस्टली जितने भी सर्विसेज है उसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसी तरह से विंडोज़ में अगर जैसे फायरवॉल है, इसका एक बार फायरवॉल भी देख लेते हैं। UFW। ठीक है, ये मेरा फायरवॉल होता है। एक बार मुझे चेक करने दो। फायरवॉल का जो कमांड होता है, जैसे फ़िलहाल विंडोज़ के फायरवॉल पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसका जो IP है, इसका IP से मैं एक बार पिंग वगैरह करके चेक करना चाहता था ये कैसे चल रहा है। तो उसके लिए ना एक बार ICMP चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, IP कन्फिग, ये तो IP कन्फिगरेशन है। यहाँ पे इफ़ कन्फिग, ये है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ये है इसका 13 नंबर का, इसका IP है 13। इसका IP जो है मुझे दिख रहा है वो है 10। तो मैं क्या चाहता था ना, मैं यहाँ से पिंग करूँ 192.168.1.13, पिंग नहीं हो रहा ये। अब यही चीज़ मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, ये पिंग हो रहा है। कहने का मतलब जो ICMP प्रोटोकॉल होता है ना, ICMP एक मतलब आप सर्विस कह लो या प्रोटोकॉल कह लो, तो वो क्या करता है, वो आपको जवाब देता है। कभी भी कोई पिंग कमांड चलाता है तो जवाब देता है वो। ठीक है, इससे कई सारे फ़ायदे हैं ICMP प्रोटोकॉल के। आपको पता चलता है कि आपका एटलीस्ट सर्वर काम कर रहा है ढंग से, उसका स्पीड का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे TTL लिखा रहा है ना, टाइम टू लीव, ये सब आपको बताता है कि कितनी स्पीड है उस पर
नेटवर्किंग का, आपस से बात करने का, तो जो बात कर रहा है उसको बताता है ये, ठीक है। अभी हम जो प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो ये है कि मैं इससे तो इसको पिंग कर पा रहा हूँ, इससे इसको नहीं कर पा रहा, है ना, विंडोज़ में। तो विंडोज़ का फायरवॉल हम चेक कर सकते हैं, फायरवॉल भी हम एक बार देख सकते हैं, उसके बाद इसका यूएफडब्ल्यू भी देखेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, फायरवॉल खोलना होगा। तो मैं फ़िलहाल फिर से नेटवर्किंग को जाता हूँ, नहीं कि आसपास मुझे फायरवॉल भी मिल जाएगा। विंडोज़ फायरवॉल है, मैं विंडोज़ फायरवॉल पे गया। अब ये विंडोज़ फायरवॉल का है पूरा, और अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल, एडवांस सेटिंग्स भी है इसके अंदर। एक बार एडवांस सेटिंग में मुझे जाके देखना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा अच्छे से समझ आता है। तो ये मेरा एडवांस सेटिंग्स है। इनबाउंड में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। पहले से काफ़ी सारे इसके अंदर रूल्स होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं, कुछ इनेबल होते हैं। जैसे जैसे आप सर्विस बनाते जाओगे या करते जाओगे इंस्टॉल एप्लीकेशन, वैसे वैसे ये आपको करते जाएगा। मतलब आपके जो फायरवॉल के रूल है उसको अपडेट करते जाता है ये। पहले आपको क्या आता, बहुत पहले मतलब ये होता था कि जब जब ये अपना विंडोज़ आया था, तो उस टाइम पे एक एक रूल्स को आपको बनाने पड़ते थे। अभी ऐसा नहीं है, इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया। तो मुझे फ़िलहाल ना, मैं एक आईसीएमपी खोजना चाह रहा था, वो आईसीएमपी है कि नहीं यहाँ पे, उसको मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इनेबल करूँगा। तो ये है इको रिक्वेस्ट, वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग इको रिक्वेस्ट है, ये है, ये वर्चुअल मशीन ऐसा कुछ बोल रहा है ये, और तो कुछ नहीं दिख रहा, शायद यही होगा। ये मल्टी लिसनर भी दिखा रहा है, ये इनेबल्ड है। तो मैं क्या करूँगा ना अभी फ़िलहाल, या तो यहाँ पे अगर पहले से बना बनाया है तो उसको इनेबल कर दो, नहीं तो मैं न्यू रूल भी बना सकता हूँ। प्रोग्राम पोर्ट और प्री डिफाइंड और कस्टम, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको पोर्ट पे जाके देखता हूँ एक बार, यहाँ पे आएगा क्या। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट पोर्ट ही पूछेगा, ठीक है। प्रोग्राम मतलब तो कोई एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा। बात प्री डिफाइंड में देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, प्री डिफाइंड में आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे इसके अंदर सर्विसेज वगैरह हैं, जैसे वेब सॉकेट के अंदर रिमोट शट डाउन, ये सब को ये मतलब फायरवॉल पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिमोट वॉल्यूम मैनेजमेंट, तो काफ़ी सारा ये जो प्री डिफाइंड है ना, जो जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि शट डाउन करें रिमोटली, तो उसके लिए आपको इसको भी अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं काफ़ी सारे इसके अंदर। कस्टम रूल्स भी हैं थोड़े, ये भी हम देख सकते हैं। कस्टम रूल्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस, आप मतलब कहने का मतलब ये आपको पूरा फ्री हैंड देता है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके का आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे सर्विसेज वगैरह हैं, यहाँ पे सर्विसेज को करना है ना। तो अप्लाई टू दिस सर्विसेज, तो यहाँ पे कोई सर्विस आप करना चाहते हो उसको फायरवॉल पे, फायरवॉल मतलब उसको फायरवॉल पे आप चाहते हो कि इनेबल, मतलब फायरवॉल पे इनेबल कराना चाहते हो और डिसेबल कराना चाहते हो उस ट्रैफिक को, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो काम था वो ये था कि यहाँ पे हम आईसीएमपी को इनेबल करें, तो वो हम देख लेते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो आईसीएमपी जो है, अगर मुझे उसको इनेबल करना है, तो फिलहाल मैं प्रीडिफाइंड में जाऊँगा। यहाँ पे ये आप देखेंगे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग कुछ है ऐसा, एक बार ये इस पर जाता हूँ। देखिए मैंने नेक्स्ट किया, तो आपको इसके अंदर आईसीएमपी मिल जाएगा। तो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, मतलब शेयरिंग का जो है ना, ये उसके अंदर इसको रखा गया है। तो आईपी वर्जन 6 के लिए करना चाहते हैं तो आपको इससे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है आपको, अलाउ कनेक्शन करना है, फिर फिनिश कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये चलने लग जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखिए रिप्लाई स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक और तरीका, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर मैं लाइनक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे होता है UFW, ठीक है। अभी फ़िलहाल UFW है नहीं, क्योंकि मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, फायरवॉल अभी। तो जैसे मैं UFW इंस्टॉल करूँगा, तो उसके थ्रू भी हम
मतलब अगर कोई पोर्ट को, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई जो पोर्ट है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या कराना चाहते हैं, एक्सेस कराना चाहते हैं, तो इससे कई सारे कमांड्स वगैरह होते हैं। तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार देखता हूँ पहले एप्ट इंस्टॉल UFW ये है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने UFW लिखा, तो जैसे मैं लिखता हूँ इसको, तो इसके अंदर आप देखोगे कई सारे इसके जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जैसे सपोर्टिंग फाइल्स हैं, वो अपने आप ही आ जाते हैं। और इसको करने से ये UFW में पे, मतलब इस सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए UFW आ गया ना, UFW ऐप लिस्ट। तो ये काफ़ी सिंपल सा कह सकते हैं कि फायरवॉल है। जैसे अभी जो अवेलेबल एप्लीकेशन है वो OpenSSH है, और वो मैंने फ़िलहाल उसको अलाउ कर रखा है। आप ऐसे मान के चलें, या मान के चले मुझे इसको अलाउ करना है OpenSSH को, तो UFW अलाउ OpenSSH ऐसा मैं कुछ लिख दूंगा, तो क्या करेगा, रूल्स को अपने आप अपडेट कर देगा। ठीक है, एक है UFW स्टेटस। ये स्टेटस बताता है ये कि अभी फायरवॉल ऑन है या ऑफ है। जैसे भी ये क्या बता रहा है, ये इनएक्टिव मतलब ऑफ है। तो उसको भी आप चाहो तो UFW इनेबल या स्टार्ट करके इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका फायरवॉल है और ये इसका फायरवॉल है। अब जैसे ये हम जो भी हमने किया है ये कमांड से किया है, ठीक है। एक बार फिर कोशिश करते हैं कि, या ऐसे करते हैं, तो अप एरो दबाने से जो पीछे के जितने कमांड्स हैं ना वो पूरे आपको आ जाते हैं। जैसे पिंग कर रहा है ये, मैं जाता हूँ एडवांस सेटिंग पे, फिर मैं चाहता हूँ उसको मैं डिसेबल करूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे था, फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ, ये वाला विंडो खोलता हूँ मैं। ये वाला था, ये मैंने क्या किया था, मैंने इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं रूल को, तो भी क्या होगा, ये बंद हो गया। अब क्या ये जो मैंने ग्राफिकल के थ्रू किया ये पावर सेल से हो सकता था? एक बार उसको भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो पावर सेल, ये पावर सेल है मेरा, ये मैं खोलूँगा, ठीक है, ये आ गया मेरा पावर सेल। अब जो पावर सेल है इस पे भी हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमांड आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर जो कमांड होता है हमारे पास, न्यू नेट फायर वॉल रूल, जैसे टैब मारेंगे ना, अगर वो होगा कमांड तो आपको दे देगा। देखिए अपने आप ही आ गया ना। फिर स्पेस माइनस नेम। अब उस फायरवॉल का आप जो नेम वगैरह है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल नेम देता हूँ, जैसे फ़िलहाल मैं देता हूँ ICMP4। तो ICMP4 को मैं इनेबल कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ मैं। एक फिर इसका डिस्प्ले नेम भी देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आप जो चीज़ सेट करोगे ना वो पीछे जो फायरवॉल उसमें भी दिखाई देगा। जैसे अगर ये रूल बन गया तो पीछे भी दिखाई देगा, ठीक है। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्ले नेम। फिर जो डिस्प्ले नेम है हमें कुछ इसका फिर से नेम देना पड़ेगा, तो फ़िलहाल मैं देता हूँ, फिर वही देता हूँ ICMP4 ऐसे कुछ दे देता हूँ नाम इसका। और डिस्प्ले नेम के बाद है मेरा कुछ चाहे तो डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है, फिर वही माइनस लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, और इसके आगे आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, जैसे कि अलाउइंग ICMP4, ठीक है, ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ ICMP4। इसके आगे आप चाहो तो प्रोफाइल भी दे सकते हो, मतलब किस प्रोफाइल पे चले, कि डोमेन पे ही ये रहे या पब्लिक नेटवर्क पे है या प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि विंडोज़ पे 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, डोमेन, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो प्रोफाइल भी आप दे सकते हो, आप चाहो तो सब पे इसको अलाउ कर सकते हो, आप चाहो तो प्राइवेट पे ही कर सकते हो, तो मर्जी है आपकी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लिख दूँगा, प्रोफाइल लिख दूँगा मैं एनी के बाद मैं कर दूँगा इसको, जो अब मुझे क्या देना होगा, एक डायरेक्शन भी देना होगा इसको कि ये इनबाउंड है या आउटबाउंड है ना, ऐसा कुछ मुझे देना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं डायरेक्शन में देता हूँ, माइनस लिखूँगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैंने लिख दिया इसको इनबाउंड।
ये मेरा डायरेक्शन आ गया। और एक्शन, क्या एक्शन है, तो माइनस एक्शन, एक्शन क्या होगा, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल अलाउ करना चाहता था, ठीक है, तो मैंने अलाउ कर दिया। आगे मैं एक प्रोटोकॉल, मतलब स्पेसिफिक आप चाहो तो प्रोटोकॉल दे सकते हो, अगर आप इसमें ऑल कर देते हो या एनी कर देते हो सब खोल देगा वो। तो यहाँ पे आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे, क्या इस कमांड से क्या होने वाला है। मैं अलाउ करना चाहता हूँ ICMP V4 को, वर्जन 4, मतलब मैं IP वर्जन 4 के लिए नहीं करना, 4 के लिए करना चाहता हूँ, IP वर्जन 6 के लिए नहीं करना चाहता। तो इसको इस तरीके से हमें लिख कर इसको देना पड़ेगा। तो जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल मैं भूल गया, प्रोटोकॉल डालना पड़ेगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हो जाएगा मेरा ICMP 4। जो प्रोग्राम है, मतलब कोई एप्लीकेशन तो आप करना चाहते हो ना, जैसे कि अभी फाइल प्रिंटर से कुछ था ना लिखा हुआ था, तो वैसे ही कोई प्रोग्राम है। तो फ़िलहाल मैं इसको एनी कर देता हूँ। और जो रिमोट एड्रेस है, रिमोट मतलब जहाँ से आप कनेक्ट करोगे, रिमोट एड्रेस, इसको आप चाहे तो जिस सर्वर को या किसी और जो भी रिमोट जो इसको कनेक्ट करेगा उसी को सिर्फ एक्सेस देना चाहते हो तो उसी का आप या तो डोमेन नेम, DNS नेम या उसका IP एड्रेस, आपको ये चीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसका IP एड्रेस देता हूँ, अगर मैं इसका IP एड्रेस देता हूँ तो सिर्फ यही इस पर आएगा। तो ये मैं करके देख लेता हूँ। इसका IP 10 था, तो 192.168.1.10 आई थिंक यही था। और एक बार जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं रूल बनता है नहीं बनता। ये देखिए रूल बन गया और साथ में मेरा पिंग भी स्टार्ट हो गया। तो आप पावर सेल से भी वही काम कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे उबंटू में हम जैसे CLI से करते हैं ना, वैसे पावर सेल से भी कर सकते हो। तो ये पावर सेल का कमाल, ठीक है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वो रूल दिखाई देना चाहिए जो भी हमने बनाया। तो उसका हमने नाम शायद ICMP कुछ डाला था, एक बार देख लेते हैं ICMP के नाम से कौन कौन से हैं हमारे पास। एक बार पावर सेल में देख लेते हैं किस नाम से बना है। डिस्प्ले नेम है ICMP 4, इस नाम से होना चाहिए, ICMP 4 के नाम से। या तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लूँ। ये देखिए ये वाला है, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ना ये आ गया। तो जो हमने पावर सेल में जो कमांड डाले थे एग्जैक्टली वही है। देखिए अलाउइंग ICMP 4, अलाउ द कनेक्शन, प्रोग्राम सर्विसेज, रिमोट कंप्यूटर, किस किस को हमने अलाउ किया था, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हमने यही सेट किया था, ठीक है। रिमोट कंप्यूटर में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये होना चाहिए था, शायद मैंने एनी कर दिया था वहाँ पे, इसलिए ऐसा है। तो इस तरीके से आप पावर सेल में भी आप फायरवॉल के रूल्स बना सकते हो। तो ये एक मतलब नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इतना तो आपको ये नॉर्मल है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं DNS की तरफ कि DNS, अब हम DNS पे काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक DNS सर्वर बनाऊँगा विंडोज़ में, और मैं चाहूँगा कि लाइनक्स में भी एक DNS सर्वर बनाऊँ, और दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि कैसे उसको अलग अलग, यहाँ पे भी उबंटू पे भी कैसे हम DNS सर्वर बनाते हैं और यहाँ पे कैसे बनाते हैं, और दोनों को उसके बाद उस पर कुछ काम करके देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम उसको करते हैं। तो विंडोज़